अरुणाचल प्रदेश एक ऐसी धरती जहां नदियां पहाड़ों को तराशती हैं और जीवन को आकार देती हैं। यहां बहती है ऐसी शक्ति जिसमें लाखों घरों को रोशन करने की क्षमता है। फिर भी दशकों से इस अपार संभावनाओं का बड़ा हिस्सा अब तक अछूता रहा है। यहाँ की नदियां 58,000 मेगावाट तक बिजली उत्पादन करने की क्षमता रखती हैं, जो भारत की कुल जल विद्युत क्षमता का लगभग 40% है। यह इतनी ऊर्जा है कि दिल्ली जैसे एक बड़े महानगर को पूरे 1 वर्ष तक रोशन कर सकती है। यदि इस पूरी क्षमता का उपयोग किया जाए तो यह राज्य के लिए प्रतिवर्ष लगभग 30,000 करोड़ रुपए के राजस्व में परिवर्तित हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश को जल विद्युत उत्पादन के लिए प्राकृतिक लाभ प्राप्त है। ऊंचे नीचे पहाड़ी क्षेत्र, अधिक वर्षा और तेज बहने वाली नदियां। फिर भी इसकी कुल जल विद्युत क्षमता का लगभग 2% ही अब तक उपयोग किया गया है। तेजी से बढ़ते भारत को ऊर्जा की आवश्यकता है। ऐसे में अरुणाचल की अधूरी क्षमता एक मूल प्रश्न खड़ा करती है। क्या देश इसे यूं ही अनछुआ छोड़ सकता है? आज की स्थिति में यदि केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा कार्यान्वयन की प्रक्रिया में चल रही 13,000 मेगावाट की परियोजनाएं पूरी हो जाती है, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में न्यूनतम प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व मिल सकता है। और अगर ये 13 परियोजनाएं साकार हो जाती हैं और 50,000 मेगावाट से भी अधिक की पूरी क्षमता को उपयोग में लाते हैं, तो यही आंकड़ा बढ़कर लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष तक पहुंच सकता है। ज़ेमिथांग अरुणाचल प्रदेश का एक दूरस्थ सीमावर्ती गांव। दशकों तक यह विकास की मुख्य धारा से दूर रहा। जल विद्युत ने यह स्थिति बदल दी। अब अवसर सूरज ढलने के साथ खत्म नहीं होते। पहले तो स्कूल में तो 1-2 बच्चा था, तो उसमें पढ़ाई में बहुत दिक्कत पड़ता था। अभी रात को वहाँ से स्कूल से छुट्टी रहेगा तो रात में तो इससे रात हो चुके उजला नहीं हुआ तो पढ़ाई कर नहीं सकता था। लेट नहीं था, अभी लेट आया तो पूरा बच्चा लोग स्कूल से छुट्टी आके अपना रूम में जाके पूरा पढ़ सकते थे। हम एक ही भी नहीं है, सब बस्ती चिमिलांग एरिया बहुत फायदा हुआ था, सबके लिए फायदा हुआ था। 3 मेगावाट की सुम्बाचू जल विद्युत परियोजना इस बदलाव के केंद्र में है। ऐसे क्षेत्रों में जल विद्युत शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान तक पहुंच प्रदान करती है। जूनियर इंजीनियर सोता ताजो इस परियोजना के प्रभारी हैं। वे पिछले 5 वर्षों से ज़ेमिथांग में कार्यरत हैं। जब लाइन आपका फैसिलिटी मिल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी जब मिल जाता है, तो क्या होता है कि आदमी मेंटली डेवलप हो जाता है। घर पक्का कच्चा से पक्का बन जाता है, तो सब हीटर यूज़ करने लग जाता है। एक समय तो 2 years बिफोर तो 280 किलोवाट,
तो अभी हो गया 330, तो कम से कम वो आपका 30% तो बढ़ा है। तो ये है, ये क्यों बढ़ा है बोले से घर भी डेवलप होना शुरू हो गया। वहाँ जाके जब पॉइंट, ईथर पॉइंट, ये आपका लाइट पॉइंट, फ्रीज पॉइंट, ये सब जब लगने लग जाता है, कंजम्पशन जब बढ़ने लग जाता है, तब ना आपका वो जनरेशन बढ़ता है। यहाँ से करीब 1000 किलोमीटर दूर एक और सीमावर्ती गांव है, लेकिन कहानी बिल्कुल अलग है। टुटिंग, जो तिब्बत के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा से महज 34 किलोमीटर दूर है। यहां सूरज ढलते ही पूरा इलाका गहरे अंधेरे में समा जाता है। विकास अब भी यहां एक अधूरा सपना है। बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां, घने जंगल और बहती हुई सियांग नदी। प्रकृति ने टुटिंग को हर खूबसूरती से नवाजा है, लेकिन जैसे ही दिन ढलता है बिजली भी गायब हो जाती है। बार बार होने वाली कटौती इस पूरे कस्बे को अंधेरे में डुबो देती है। सूरज के डूबते ही बिजली सिमटकर सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक रह जाती है। अधिकांश लोगों के लिए रातें जनरेटर और इन्वर्टर के सहारे गुजरती हैं। आज का दिन में चाहे उस लाइट को जो है अमीर से अमीर को भी लाइट चाहिए, गरीब से गरीब को भी लाइट चाहिए। और वैसे हम लोग का यहाँ में लाइट तो सही बात है यहाँ में ठीक ठाक नहीं है। जिसका अभी इस समय में जिसका पैसा वाला है वो इन्वर्टर किसी ने खरीद दिया, किसी ने जनरेटर खरीद दिया अपना निजी ये इस्तेमाल के लिए। लाइट जो है हम लोग को बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट, बहुत बड़ा डेवलपमेंट तो लाइट है। टुटिंग कोई अकेला ऐसा क्षेत्र नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के सैकड़ों गांव आज भी पर्याप्त बिजली से दूर हैं, जैसे समय यहां थम सा गया हो। और हैरानी की बात यह है कि देश की सबसे बड़ी जल विद्युत क्षमता होने के बावजूद कुछ परियोजनाएं आज भी विवादों से अटकी हुई हैं। सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम एक ऐसा समूह जो इन परियोजनाओं के खिलाफ है, खासकर सियांग अपर मल्टीपर्पज परियोजना को लेकर, जहां गांव के डूबने और पर्यावरण पर असर को लेकर गहरी चिंताएं हैं। आपका जो एनवायरनमेंट को तो छोड़ो, वो तो होगा ही, वो तो आप भी जानता है। एक नंबर हमारा जो कल्टिवेबल एरिया जितना आप देखता है, बस्ती तो थोड़ा हिली साइड में रहता है, लेकिन कल्टिवेबल एरिया सियांग बेल में रहता है, किनार किनार। चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, ये सब सारे सबमर्ज होने के बाद हम बस्ती में बैठ के क्या कहेगा। प्रोफेसर अरुण कुमार IIT रुड़की में एमेरिटस फेलो हैं और पिछले 4 दशकों से अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत पर अध्ययन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जनता तक सही जानकारी न पहुंच पाने के कारण बांधों को लेकर नकारात्मक धारणा बनी है। मैं बस इतना कहूंगा कि बांधों को गलत तरीके से पेश किया गया है। कुछ लोगों ने बांध शब्द को ही डर और नकारात्मकता से जोड़ दिया है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हम बांधों के बिना सच में जी सकते हैं? जहां केवल 25 दिन बारिश होती है और पानी की आवश्यकता 365 दिन होती है, वहां बिना पानी को संग्रह किए पानी कहां से आएगा? गुजरात का सरदार सरोवर बांध एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बेहतर पुनर्वास और पुनर्स्थापन ने गुजरात और राजस्थान में समृद्धि की नई कहानी लिखी है। वही पानी अब राजस्थान तक पहुंच रहा है। पश्चिमी राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर इसका जीता जागता प्रमाण है। सोचिए, अगर ये बांध न होते तो जोधपुर, जैसलमेर जैसे इलाके प्यास से जूझ रहे होते। आज कच्छ और भुज के लोगों के पास पानी है और यह सब संभव हुआ है बांधों की वजह से। इसलिए जरूरी है कि बांधों के बारे में सही जानकारी दी जाए और उनके नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाए।
बड़े जल विद्युत बांध नदियों के किनारे रहने वाले समुदायों को प्रभावित करते हैं। कुछ लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, लेकिन सच यह है कि पुनर्वास को लेकर आशंकाएं अब भी पूरी तरह दूर नहीं हुई हैं। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? लोगों के मन में यह संदेह है कि कहीं वे इन शर्तों से सहमत न हो पाएं। वे टिहरी, भाखड़ा जैसे उदाहरण देते हैं, जहां लोग विस्थापित तो हुए लेकिन संतुष्ट नहीं हो सके। लेकिन यहां कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि सरकार इस बार पूरी गंभीरता से काम कर रही है। ये सिर्फ एक पावर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा और भविष्य से जुड़ा एक बड़ा कदम है। असली सवाल बांध बनाम नदियों का नहीं है, बल्कि विश्वास बनाम उपेक्षा का है। जहां समुदायों को जानकारी दी जाती है, उनसे परामर्श किया जाता है और उन्हें उचित मुआवजा मिलता है, वहां विरोध भागीदारी में बदल सकता है। आईआईटी गुवाहाटी की प्रोफेसर अनामिका बरुआ कहती हैं, जल विद्युत परियोजनाओं में संवाद और पारदर्शिता की कमी अक्सर प्रभावित समुदायों के साथ अविश्वास और गलतफहमियों को जन्म देती है। It's not that we don't want development. We don't. असल सवाल हमेशा कुछ और रहा है। Always has been the question of क्या हमें सच बताया जा रहा है? क्या हमें पूरी और सही जानकारी मिल रही है? क्या हमारे जीवन पर इसका असर पड़ेगा? क्या कोई ऐसा उदाहरण है जहां लोगों को सही मायनों में न्याय मिला हो, जहां उन्हें उचित मुआवजा दिया गया हो? अरुणाचल प्रदेश में लोग मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर हैं। जब किसी परियोजना के कारण भूमि प्रभावित होती है, तो सबसे बड़ी चिंता आजीविका की होती है। राज्य की जिम्मेदारी है कि विस्थापित लोगों को बराबर या उससे अधिक मूल्य की भूमि सुनिश्चित की जाए। अगर हम किसी भी आरएनआर की बात करते हैं, तो लाइवलीहुड जो असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकती है, जो उनकी मीन्स ऑफ सस्टेनेंस है, वो हम मेंटेन कर पाएँ, ताकि एम्प्लॉयमेंट तो एक अलग चीज़ है, एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जो उनका अगले 20 साल, 10 साल, 15 साल जो भी है, उसका हम उनके मीन्स ऑफ सस्टेनेंस, लाइवलीहुड कर पाएँ। पुनर्वास समस्या का केवल एक पहलू है। यह राज्य भूकंपीय जोन 5 में आता है, भारत की सबसे अधिक जोखिम वाली श्रेणी। यहां भूकंप, भूस्खलन और बाढ़ आम बात हैं, जिससे बड़े बांधों और डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं और बढ़ जाती हैं। और ये एप्रीहेंशन कई बार जो है जो मैं कहूँगा कि अनरीजनेबल वे में मिसलीड कर दिया जाता है लोगों को। ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ही हमारा एनएचपीसी का इन हाउस कंसेप्ट टू कमीशनिंग हमारा एक्सपर्टाइज है। उसके बाद बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, जैसे हमारे सेंट्रल वाटर कमीशन है, सीए है और जीएसआई है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, CSMRS है, और जो भी हमारा सीस्मिक और वो सब अर्थक्वेक और सारे फैक्टर को कंसीडर करते हुए पूरी जो पास्ट में हिस्टोरिकल डेटा है उसको और प्रेजेंट में सारी स्टडी की जाती है। रॉक मास, जियोलॉजिकल जो भी मैकेनिज्म होती है, उन सब का ध्यान रखते हुए सारे कंसीडर किए जाते हैं, और उनके जब रूल आउट हो जाते हैं तब ये करते हैं। 4 अक्टूबर 2023 चुंगथांग तीस्ता नदी बिना किसी चेतावनी के उफान पर आ गई। एक ग्लेशियल झील के फटने से आई बाढ़ ने सब कुछ हिलाकर रख दिया। बांध की नींव तक टूट गई और पल भर में वह बह गया। इस भयावह त्रासदी की तस्वीरें दूर दूर तक पहुंची और देखते ही देखते यह घटना बड़े बांधों के खिलाफ खड़े लोगों के लिए एक मजबूत प्रतीक बन गई। ललितेंदु कुमार त्रिपाठी 2880 मेगावाट के दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के कार्यकारी निदेशक उस समय सिक्किम में मौजूद थे। उनका कहना है कि डाउनस्ट्रीम स्थित बांधों ने हताहतों को सीमित करने में मदद की। ये जो सिचुएशन है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होती है, उसमें भी अगर हमको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है तो हम अपने रिजर्वायर्स को जो है फ्री फ्लो कर सकते हैं, और फ्लो करने के बाद डैम का स्ट्रक्चर बच सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो चूँकि इतना बड़ा स्लाइड आएगा या जो इतना फ्लो आएगा, उससे रिवर का जो टेरेन है वो डेवलप हो जाता है कि उसमें कहीं पे मिट्टी जम जाएगी, दैट कैन हैपन। लेकिन आप देखें उसमें इतने बड़े डेवास्टेशन के बाद भी लाइफ डैमेजेस वी वर एबल टू कंटेन।
विशेषज्ञों और बाद की जांचों ने यह बताया कि 1200 मेगावाट का कंक्रीट फेस रॉक फिल डैम इस तरह की भीषण बाढ़ का सामना करने के लिए नहीं बनाया गया था। इसकी स्पिलवे क्षमता, सुरक्षा संबंधी मंजूरियों और इस बात पर भी सवाल उठाए गए कि क्या इसके डिजाइन में शुरुआती चेतावनियों को पर्याप्त रूप से शामिल किया गया था। क्या आपने तीस्ता बांध के अलावा ऐसा कोई उदाहरण देखा है Except the Tista Dam, जहां बांध के डिजाइन को लेकर सवाल उठे हों और वो किसी ग्लेशियर के पास स्थित हो? लेकिन अरुणाचल प्रदेश के मामले में ऐसा नहीं है। यहाँ किसी भी परियोजना या नदी के पास ग्लेशियर नहीं है, क्योंकि ग्लेशियर तिब्बत क्षेत्र में है, जहाँ पहले से ही बांध बनाए जा रहे हैं। इसलिए ग्लेशियर का कोई प्रभाव यहाँ नहीं पड़ेगा। 2013 की बाढ़ में टिहरी बांध ने भागीरथी नदी के प्रकोप को रोक लिया था। आने वाले अधिकांश पानी को अपने भीतर रोककर इसने ऋषिकेश और हरिद्वार जैसे शहरों को और भी भयंकर बाढ़ से बचाया। बाढ़ के चरम समय में नदी हर मिनट लगभग 100 ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल के बराबर पानी बहा रही थी। उसने अपने गेट्स पहले से ऑपरेट कर दिए थे और अपने रिजर्वायर को खाली करना शुरू कर दिया था। जो पीछे से फ्लड आ रहा था वो उसने उसी रिजर्वायर के अंदर किसी तरह एब्जॉर्ब करा। तो इट सेव्ड इन फैक्ट ऋषिकेश व्हिच इज डाउनस्ट्रीम ऑफ टेरी डैम। सो दैट इज आल्सो वेल डॉक्यूमेंटेड एंड वेल नोन इन द एंटायर रीजन। किसी भी बांध की मंजूरी से पहले वर्षों के गहरे अध्ययन होते हैं। इंजीनियर नदी को समझते हैं, उसका बहाव, उसकी ढाल, उसका जल विज्ञान और उसका कैचमेंट। वे आंकते हैं बिजली उत्पादन क्षमता, पर्यावरण पर असर और पुनर्वास की जरूरतें। फिर शुरू होती है धरती के भीतर झांकने की प्रक्रिया, गहराई तक ड्रिलिंग, चट्टानों की जांच, हर परत का विश्लेषण। इन सब के आधार पर तैयार होती है एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, जिसमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों दिशाओं के हर जोखिम को परखा जाता है। इसके बाद कई एजेंसियां इस रिपोर्ट की बारीकी से जांच करती हैं और जब हर पहलू पूरी तरह सुरक्षित और मजबूत पाया जाता है, तभी सरकार निर्माण को हरी झंडी देती है। कि when each and every aspect is considered to be robust, then only clearance is given by the various government department, and then only project is cleared by the government of India for start of construction. और तभी इसका कंस्ट्रक्शन होता है। सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में देखा जाता है। आपने रंगनादी परियोजना देखी होगी। 405 मेगावाट की यह परियोजना, जिसे नीप को चला रहा है, पिछले 30 वर्षों से मेरे गांव में सफलतापूर्वक चल रही है। इन वर्षों में हमने कभी कोई तकनीकी समस्या महसूस नहीं की और यह भारत सरकार, अरुणाचल प्रदेश तथा स्थानीय लोगों को भी राजस्व प्रदान कर रही है। इस बांध के फायदे सिर्फ बिजली तक सीमित नहीं हैं। Not only the electric generation, ये हमारे लोगों की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, रोजगार और आर्थिक मजबूती से भी जुड़ा है। financial benefits. 53,000 मेगावाट की शक्ति, यह कोई मामूली बात नहीं है। यह पूरे देश की क्षमता का करीब 30% है। सोचिए, हम खुद ऊर्जा के केंद्र बन सकते हैं, एक मजबूत ताकत बन सकते हैं। And we will be holding the high stakes. अरुणाचल प्रदेश यह फैसला नहीं कर रहा कि विकास चुने या संरक्षण। असली चुनाव है झिझक या जिम्मेदारी। अगर सही तरीके से कदम उठाए जाएं, तो जल विद्युत घरों को रोशन कर सकती है, बिना भविष्य को अंधेरे में डाले। नदियां तो बहती रहेंगी। सवाल बस इतना है, क्या उनकी ताकत को डर दिशा देगा या फिर समझदारी उसे सही राह दिखाएगी?